से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग जेएस के लोग और तमाम आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन के लोग समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन यह कभी भी जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग कभी सामने नहीं आए। लेकिन जब डीलिस्टिंग की बात आई, जब इनको किसी ने ऊपर से ऑर्डर दिया और कहा कि आदिवासियों की डीलिस्टिंग होनी चाहिए, तो इन्होंने एक पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह का प्रोपेगेंडा फैला दिया। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में एक बार राष्ट्रपति ने किसी क्षेत्र को अगर अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो फिर राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं है कि उस क्षेत्र को वह अनुसूचित क्षेत्र से डिसमिस कर सके, खत्म कर सके। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग आदिवासियों के अनुसूचित क्षेत्र खत्म नहीं करना चाहते, वह आदिवासियों को ही खत्म करना चाहते हैं और इसमें उनका भी नुकसान होगा। इसलिए मेरा जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों से निवेदन है कि भाई, आप लोगों को भड़का दिया गया है, आप अपनी संस्कृति, अपने राइट्स को पढ़िए और किसी गैर लोगों की बातों में आकर इस तरह के प्रोपेगेंडा में उनका साथ मत दीजिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही लोगों का होगा। जब हथौड़ा चलेगा डीलिस्टिंग का, वो हथौड़ा सबसे पहले आप लोगों पे चलेगा, क्योंकि आदिवासियों के लिए जो ये जजमेंट दिए गए हैं, वो जजमेंट ऐसे ही नहीं दिए गए। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारी भावनाओं के साथ नहीं चलता, वो डॉक्यूमेंट पे चलता है और डॉक्यूमेंट के आधार पर यह जजमेंट दिए गए हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश का जजमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। मध्य प्रदेश का जजमेंट है दीपक मरावी वर्सेस श्रीमती कलाबाई, जजमेंट गिवन बाय ऑन 5 सितंबर 2013। इसमें लिखा है द सेकंड मैरिज इज परमिसेबल अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द गोंड कम्युनिटी एंड फर्दर एज द वेदर द प्रिवेंशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आर नॉट अप्लीकेबल अपॉन द पार्टीज। यानी कि इसमें कहा गया है कि गौंड समुदाय में दूसरा विवाह मान्य है और इस समुदाय पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि नानपुर का में एक आदिवासी ने 3 पत्नियों के साथ फेरे लिए। अगर वह सनातन हिंदू होता तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वह एक पत्नी से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन आदिवासियों में यह हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए वह 3 शादियाँ किया और यह हमारी रूढ़ी प्रथा का हिस्सा है, ये हमारी व्यवस्थाओं का हिस्सा है। इसलिए जल जंगल जमीन बचाने की जो आदिवासी लोग बात करते हैं, तो जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए भी हमारे आदिवासी पुरखों ने हमारी व्यवस्थाएं बनाए हैं, हमारी टोटम व्यवस्थाएं बनाए हैं। क्योंकि आदिवासी समाज 100% नॉन वेजिटेरियन है, जबकि सनातनी जो समाज होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वहाँ पर नॉनवेज अलाउ नहीं होता है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे को संरक्षित करने वाली व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए हम लोग उसको टोटेम व्यवस्था बोलते हैं। यानी कि एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोगों ने एक जलीय जीव, एक पक्षी, एक पशु और एक पेड़, जिसको हम लोग हमारा टोटम मानते हैं, जो जिसका टोटम होगा उस टोटम को वह संरक्षण करेगा, उसको खाएगा नहीं, और जो दूसरे का टोटम होगा वह उसका संरक्षण करेगा, दूसरा व्यक्ति खा सकता है। यानी कि हमारे आदिवासी समाज में जो उपजातियाँ हैं, उपजातियों में भी अलग अलग टोटम होते हैं। टोटम अपने एक दूसरे के संरक्षण करते हैं और एक दूसरे के संरक्षण के लिए इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर धरती पर मौजूद तमाम लोग जिंदा रहे और धरती का संतुलन भी बना रहे। इसलिए जब धरती पर खाने की चीज़ें नहीं थी, तब वह किसी न किसी चीज़ को खाते थे, है ना। तो वह जानवरों को भी उस टाइम पे मार के खाते थे, लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था थी कि कौन किसका संरक्षण करेगा और कौन किसको वह अपना भोजन बनाएगा। तो यह व्यवस्था सदियों से चली आ रही है और आदिवासी समाज साइंस से भी बड़ा समाज है, क्योंकि जब साइंस नहीं आया था तभी आदिवासी समाज ने कह दिया था, क्योंकि वह चांद, तारे, सूरज, हवा और बादलों को देखकर अनुमान लगा लेता है कि बारिश ज़्यादा अच्छी होगी या नहीं होगी। क्योंकि यह जो है वह साइंस ने तो बाद में बताया, हमारा आदिवासी समाज जानता था कि धरती एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रह्मांड में घूर्णन कर रही है। और यह आज से 300 वर्ष पहले वैज्ञानिकों के जब अंतरिक्ष यान गए, तब जाके उनको पता चला कि धरती अपने अक्ष पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। नहीं तो पहले जो जिस तरह की कहानियाँ बनाई गई हैं, उन कहानियों में लिखा गया है कि सूरज घूमता है और धरती स्थिर है, लेकिन बाद में जब पता चला कि धरती घूमती है और सूरज स्थिर है।
तो यह आदिवासी लोगों ने 10,000 साल पहले बता दिया था। इसलिए आदिवासी लोगों को जो कुछ अभी तथाकथित लोग आए हैं आदिवासी एरिया में, वो भ्रम फैलाने के काम कर रहे हैं। इन लोगों को बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोग आदिवासियों की हितैषी नहीं है, ये आदिवासियों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और कह रहा था कि कांग्रेस और भाजपा जो एक है, वो एक होने का कारण ये है कि 3 अलग अलग प्रदेशों में एक अलग अलग सरकारें हैं। वहाँ अलग अलग सरकारें किसी भी तरह से आदिवासियों के स्थापन को ही बढ़ावा दे रही है, आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने का ही काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कहें तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2,100 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति के लिए सैंक्शन कर दिए हैं, जबकि ओंकारेश्वर का क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासियों का निवास था। आदिवासियों के जो पेन पुरखा हैं वो वहाँ उनकी पूजा करते थे। जो ओंकारेश्वर का जो पहाड़ है, वहाँ पर आदिवासी उस पहाड़ को अपना देव मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जिन शंकराचार्य का आदिवासी क्षेत्र में रद्दी भर भी योगदान नहीं रहा, उनकी मूर्ति के लिए 2100 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए। साथ ही साथ अभी ओंकारेश्वर में वहाँ पर जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, वहाँ के आदिवासियों को वहाँ उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ शंकराचार्य की मूर्ति बिठाकर वहाँ वो पर्यटन स्थल बनाएंगे और यहाँ की भाजपा सरकार वहाँ से पैसा कमाना चाहती है। वह सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है। यही हाल आपके छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर हसदेव अरण्य जंगल है, वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। वहाँ पर कोल माइनिंग है। कोल माइनिंग में वहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। उस कांग्रेस की सरकार ने अडानी को उस जंगल को कोल माइनिंग वाले लोगों को बेच दिया है और उसके कारण वहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने जंगलों को कटाना शुरू कर दिया है, वहाँ पे आदिवासियों को स्थापित करना शुरू कर दिया है। जबकि मध्य प्रदेश में कहते हैं कांग्रेस आदिवासी के साथ, और वहाँ पर आदिवासियों को स्थापित कर रहे हैं। यही हाल आपके राजस्थान में है, जहाँ पर काकरी डूंगरी में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रीट जो वहाँ की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसके लिए हजारों आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे थे पदों को भर्ती के लिए, और शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। वो भी एक पहाड़ पर, जो काकरी डूंगरी, जो जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, वो एक पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है। उस पहाड़ पर काकरी डूंगरी में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने, वहाँ की राज्य सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, उसने उस आंदोलन को गलत रूप दिया, वहाँ पर गलत गतिविधियाँ की और वहाँ पर 5,000 आदिवासियों पर, जो वहाँ के अभ्यर्थी थे, जो रीट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उन पर 62 मुकदमे दर्ज कर किए और 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस आदिवासी हितैषी है और दूसरे राज्यों में आदिवासियों के साथ अन्य अत्याचार कर रही है? तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, एक ही थाली के लोग हैं। वह एक ही तरीके से आदिवासियों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आदिवासी अपनी ज़मीन से विस्थापित हो जाएगा तो आदिवासी को जिंदा रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएगा। और वही काम अभी डीलिस्टिंग वाले कर रहे हैं। तो मेरा डीलिस्टिंग वाला विशेष अनुरोध है, निवेदन है कि डीलिस्टिंग न करते हुए आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से वापस अपने समाज में लाए, अपनी समाज की रूढ़ी प्रथा में लाए। और यह काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आप भी कोशिश कीजिए, हम भी आपके साथ कोशिश करेंगे और सभी आदिवासियों को जो अन्य धर्मों में चले गए हैं उनको वापस हम लोग हमारी संस्कृति को लौटाएंगे। और जितनी आदिवासियों की संख्या भारत देश में है, जितनी आदिवासियों की संख्या मध्य प्रदेश में, उतनी आदिवासियों की संख्या रहनी चाहिए, कोई घटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह आदिवासी इस धरती का मूल बीज है। और मूल बीज होने के नाते हमारे आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या भील, बिरसा मुंडा, रानी अपने ख्वाजा नायक, भीमा नायक, राघोजी भांगरे, इन सभी लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। बलिदान देने के बाद जो हमारे लिए विशेष अधिकार बनाए हैं, उसको सुरक्षित रखने का काम हम सबका है, संपूर्ण आदिवासी समाज का है। तो मैं आज यहाँ जनगणना में जनगणना के लिए उन लोगों से अपील कर दो कि मतलब ये भड़काने का काम करेंगे तो आप उनकी बातों में ना आए, अपने सांस्कृतिक उससे अड़े रहें। और यही मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि जो लोग आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को भड़काने का काम करें वो इनके बहकाव में ना आए। और आपको एक ही चीज़ लेके चलनी है कि जब जनगणना हो तो हमारा जनगणना में हमारा अलग कॉलम हो, अलग कॉलम में हमारी गिनती होनी चाहिए। जिस तरीके से 1871 से लेके 1941 तक आदिवासियों की जनगणना अलग कॉलम में हो रही थी, वही कॉलम में होनी चाहिए। हम हमारे लिए नया कुछ नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जब संविधान बना तब आदिवासियों का कॉलम हटा के उनको हिंदू
के धर्म में डाल दिया गया है। अब आदिवासियों की मजबूरी होगी कि जनगणना करवाते वक्त तो किसी भी रिलीजन में उनको एंट्री करनी होती तो वो कहाँ करें, क्योंकि अन्न का कालन भी हटा दिया गया, वहाँ पे विशेषकर हिंदू में ही डाल दिया गया, तो वो हिंदू लिखने लगे। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ना ईसाई है, ना आदिवासी क्रिश्चियन है, ना आदिवासी मुसलमान है, ना बौद्ध है, ना जैन है। आदिवासी धर्मपुरी समाज है, प्रकृति पूजक समाज है। बस इतना ही कहूँगा। हम हमारे लोगों को और ना ही हम जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों को ये कह रहे हैं कि हम तो उनको कहना चाहते हैं कि सांस्कृतिक रूप से सभी को वापस लाइए, हम उनका साथ देंगे। लेकिन डिलिस्टिंग का मुद्दा जो लाया गया है वो भड़काने वाला मुद्दा है, आदिवासियों को खत्म करने वाला मुद्दा है। आप डिलिस्टिंग वाले जो साथी हैं वो पीछे हट जाएं, ये आपके लिए भी खतरनाक है, आपको भी खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन जब जनगणना होगी, जब आदिवासियों को हिंदुत्व में लिखा जाएगा या किसी अन्य धर्म में लिखा जाएगा, तब सबसे पहला हथौड़ा डिलिस्टिंग वाला आप पर ही चलेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यह मैं नहीं, ये कागज़ कह रहे हैं, दस्तावेज कह रहे हैं। दस्तावेजों के अनुसार आप और हमको भी चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारी अलिखित इतिहास है, और अलिखित इतिहास में हमारे जो पुरखे हैं उनकी पूजा होती है। हम मूर्ति पूजक नहीं, हम पुरखे के पूजक हैं। हम धरती को हमारे पूर्वजों ने बसाया है पंचायत। हाँ, तो हम धरती के पूजक हैं, हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति को लूटे। और डिलिस्टिंग नाम का जो मुद्दा चलाया जा रहा है इसका हम घोर निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। फिर बार बार कह रहा हूँ, आदिवासियों की प्राकृतिक रूप से घर वापसी होनी चाहिए, यानी कि एनिमिज्म यानी प्रकृतिवादी जीववादी जो लोग होते हैं उसके तहत आदिवासियों की घर वापसी होनी चाहिए।